अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की सफ़ों का बराबर करना नमाज का पूरा करना है। और अब सुर्खियां। 8 और 9 जुलाई को वासर कांग्रेस का गुंटूर में प्लीनरी इजलास। वासर कांग्रेस कायदीन ने लिया इंतजामात का जायजा। एमएलए हफीज खान वासर कांग्रेस के अखिलती सदर नामजद। वहीं वासर सेवा दल की सदारत एमएलसी रूहुल्लाह के सुपर्द। एपी हज कमेटी के तीसरे काफिले की सऊदी रवानगी। 361 आज़मीन को तलबिया की गूंज में किया गया विदा। ठाकरे हुकूमत अक्सरियत साबित करे, गवर्नर के अहकामात। शिवसेना ने अहकामात को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। और अब तफसील। बिहार में मजलिस के 5 एमएलएज में से 4 एमएलएज ने तेजस्वी यादव की क़ियादत में आरजेडी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद एमएलएज ने कहा है कि वक्त और हालात का तकाजा है कि सेक्युलर पार्टियों को मजबूत किया जाए और अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बिहार में आरजेडी का साथ जरूरी है। याद रहे कि बिहार के मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान को छोड़कर बकिया 4 एमएलएज ने मजलिस को खैर बात कहकर आरजेडी में शमूलियत इख्तियार कर ली। हालात में जो देश का परिस्थिति है उसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी, जो हम लोग इस पार्टी में आए और ये बहुत अहम फैसला था जो प्रदेश के लिए भी ये साबित होगा। वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोगों का जो मंशा था महागठबंधन को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। AIMIM ने मौका दिया, हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे जो मौजूदा चुनाव अभी कुछ वर्ष पहले हुआ, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तमाम सेकुलर ताकतें, हमारी पार्टी भी लड़ी थी जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, सब लोग अल्पसंख्यक हो या सेकुलर लोग हो, तमाम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश की। उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। 8 और 9 जुलाई को वासर कांग्रेस पार्टी का रियासती सतह का प्लीनरी इजलास मुनाकिद किया जाएगा। एमपी विजय साई रेड्डी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने यह बात कही। इन कायदीन ने कहा कि जमीनी सतह से तमाम कायदीन प्लीनरी में शिरकत करेंगे और अवामी फलाही पर प्लीनरी का एजेंडा तय किया जाएगा। विजय साई रेड्डी ने तमाम 175 असेंबली नशिस्तों पर जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि वजीर आला जगन पहले दिन इफ्तिताही खिताब और आखिरी दिन इख्तितामी खिताब करेंगे। इस दौरान कई करारदादों को मंजूरी दी जाएगी। विजय साई रेड्डी और सज्जला रामाकृष्ण रेड्डी के साथ दीगर कायदीन ने प्लीनरी के इंतजामात का जायजा लिया। జూలై మాసం 8-9 తారీఖుల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు, నామినేటెడ్ పోస్టులకు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా హాజరవుతారు. కింద స్థాయి నుంచి, క్షేత్రస్థాయి నుంచి, వార్డు సభ్యుని దగ్గర నుంచి, పంచాయతీ బోర్డులో వార్డు సభ్యుల దగ్గర నుంచి పై స్థాయి వరకు నాయకులందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్లీనరీ సమావేశానికి లక్షల సంఖ్యలో హాజరు కావడం జరుగుతుంది. మొదటి రోజు అధ్యక్షుల ప్రారంభోపన్యాసంతో ఈ యొక్క సమావేశం ప్రారంభమవుతుంది. మళ్లీ తిరిగి అధ్యక్షుల వారు మళ్లీ సందేశం చివరిగా 9వ తారీఖు సాయంకాలం ఇస్తారు. ఈ యొక్క సమావేశంలో మా యొక్క నాయకులందరూ కూడా వివిధ అంశాలపైన చర్చించడం జరుగుతుంది. చర్చించి కొన్ని తీర్మానాలను కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఒకటే ఒక సిద్ధాంతం మీద మా పార్టీ అంతా కూడా, మా పార్టీ యొక్క నాయకులందరం కూడా ఏకత్రాటి మీద
నడవడం జరుగుతుంది. కిక్ బాబు అవుట్, గెట్ ది పవర్ అండ్ సర్వ్ ద పీపుల్, ఇదే నినాదంతో మేము 2024లో జరిగేటటువంటి ఎన్నికల్లో మేము మళ్లీ తిరిగి అధికారంలోకి 175 స్థానాలకు 175 కైవసం చేసుకుంటామన్న ధీమాతో మేము ఎన్నికలకు వెళ్తా ఉన్నాం. ప్లీనరీ అంటే ఒక చిన్న పార్టీ ప్లీనరీ కాదు, ఇది మొత్తం ప్రజల అజెండా సమీక్షించుకుని ప్రజల అవసరాలను, వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని, రాష్ట్ర సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని ఇక్కడ నుంచి నిర్దేశించుకునే ప్లీనరీ కాబట్టి దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. రేపు ప్లీనరీలో మా వైపు నుంచి వార్డు స్థాయిలో పోటీ చేసిన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి, నాయకుడి దగ్గర నుంచి అందరినీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా తన సంతకంతో ఆహ్వానిస్తున్నారు ఈ ప్లీనరీకి. ఇది కూడా చరిత్రాత్మకమే. पलनाडु जिले के गुरुजाला हल्के के प्लीनरी इजलास का एमएलए कासू महेश रेड्डी की क़ियादत में इनेकाद हुआ। उन्होंने सवाल किया कि 40 साल तारीख होने का दावा करने वाले कायदीन ने गुरुजाला के लिए क्या क्या किया है बताएं। उन्होंने कहा कि 14 साल तक इख्तिदार में रहने के बाद बाबू ने गुरुजाला में ना तो एक कॉलेज और ना ही एक अस्पताल कायम किया है। महेश रेड्डी ने दावा किया कि जगन के इख्तिदार हासिल करने के 36 महीनों के अंदर ही गुरुजाला हल्के की तरक्की को जगन ने यकीनी बनाया है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर अंबटी राम बाबू ने भी शिरकत की। मछलीपट्टनम में मुनाकिदा हल्के सतह के प्लीनरी इजलास में कोडाली लानी ने तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बाबू जब इख्तिदार में रहे तब उनका मकसद सिर्फ रियासत को लूट कर खाना रहा है। उन्होंने पवन कल्याण को तेलुगुदेशम के इख्तिदार के लिए काम करने वाला लेपालक लड़का करार दिया है। వారసుడంటే ఎవడు? తాత, కొడుకు, మనవడు. అక్కడైనా చూసుకోండి, ఎన్టీఆర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మనవాళ్ళు చెబుతారు ఇంకొక వారసత్వం. ఎన్టీ రామారావు అల్లుడు చంద్రబాబు నాయుడు అంట. ఇదేం వారసత్వం? ఎన్టీ రామారావు వారసు కొడుకులు 7 పోనాయన లేక కొడుకులు లేక ఈ పనికి మనల్ని నేను దత్తత తీసుకుంటే మనం చెప్పుకోవచ్చు. వీడేం వారసుడండి? ఇదేం బ్లడ్, అదేం బ్లడ్? అది సింహంలాగా గాండ్రించే బ్లడ్, ఇదే నక్క చిత్తుల బ్లడ్. కేసీఆర్ అంటే పారిపోయి ఇక్కడ దాక్కున్న బ్లడ్లు. కాబట్టి వారసుడు అంటే తాత, తండ్రి, కొడుకు, మామ, అల్లుడు కాదు. మీకు అర్థమై ఉండదు మామ అల్లుళ్ళు ఎక్కడ? ఇది తాత, తండ్రి, కొడుకుల పార్టీ. ఇదే తాత, తండ్రి, కొడుకుల పార్టీ. వారసత్వం అంటే ఇది, మామాళ్ళు కాదు. మామాళ్ళు అదేం వారసత్వం? తండ్రి ఉంటాడు, ఆడి పేరు చెప్పుకోవాలి. తాత ఉంటాడు, ఆడి పేరు చెప్పుకోవాలి. మామల పేర్లు, అత్తల పేర్లు చెప్పుకుని బతికే ఇల్లరికి వాళ్ళు మనకు అవసరమా? ओंगोल में मुनाकिदा पार्टी प्लेनरी इजलास में साबिक वजीर बालीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम कायद जनार्दन ने उन्हें बदनाम करने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा अपनाया है। उन्होंने वाजे किया कि पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर उन्होंने ओंगोल में कई तरक्याती काम किए हैं। एपी के आजमीन तेलंगाना एम्बार्केशन पॉइंट से सादत हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और एपी हज कमेटी के चेयरमैन गौसुल आजम की निगरानी में तेलंगाना का 7वां काफिला और एपी के आजमीन का दूसरा काफिला सऊदी अरब रवाना हुआ। इस काफिले में एपी के 361 आजमीन शामिल हैं, जिसमें नंदियाल से वासर कांग्रेस के एमएलसी मोहम्मद ईसा अगवाशा भी मौजूद हैं। इस मौके पर गौसुल आजम ने बताया कि 3 लाख से ज्यादा आमदनी रखने वाले एपी के आजमीन को एपी हुकूमत 30,000 और इससे कम आमदनी रखने वाले आजमीन को 60,000 रुपये बतौर तोहफा दे रही है। मुल्क भर में एक मुनफरिद स्कीम है ये। उन्होंने वाजे किया कि ये रकम सब्सिडी के तौर पर नहीं है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जनाब वाई एस जगनमोहन रेड्डी के जानिब से और
हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब और जितने भी हमारे एमएलसीज जो भी जितने भी हमारे जो आज पोजीशन में है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में, उन सब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से इन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और दूसरी बात और बार बार यहाँ के तेलंगाना की मीडिया हम ये सवाल कर रही है आंध्र प्रदेश में किस तरह से ये सब्सिडी दे रहे हैं करके। ये तो सब्सिडी नहीं है, ये पॉकेट मनी के तौर पर दिया जा रहा है। नवरत्नाल बोल के एक स्कीम हमारे आंध्र प्रदेश में चल रही है और उस स्कीम में ऐड करके जिसकी आमदनी 3 लाख से अंदर रहती है उसको 60,000 रुपया, और जिस आदमी की आमदनी 3 लाख से बढ़कर रहती है उसको 30,000 रुपया दिया जा रहा है। ये तो हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ऐसा कोई बेनिफिट हो रहा है बोले तो ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब वाई जगनमोहन रेड्डी की जानिब से हो रही है। तेलंगाना में कोरोना के पैंडेमिक के बाद पहले टाइम हाजियों का इंतजाम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट के इंतजाम सब और हमारे एडवाइजर AK खान साहब है, हमारे यहाँ के चेयरमैन तेलंगाना के चेयरमैन सलीम साहब है और हमारे AP के गौसुल आजम साहब चेयरमैन साहब है। इतना मैं एक हाजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि एज MLC के जैसा नहीं हूँ, एक हाजी के हिसाब से यहाँ की खिदमत में देख के बोल रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और बहुत अच्छे इंतजाम तो रखी है और ये खाने का, रहने का, सोने का और तरतीब बताने का, समझाने का सभी बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मैं सभी को भी दुआ करता हूँ और नेक्स्ट ईयर और इससे अच्छा इंतजाम करेंगे बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं सब हाजियों को एक गुजारिश करता हूँ, चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान से हज करिए। एक तोहफे के हिसाब से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जगनमोहन रेड्डी साहब तोहफे के हिसाब से 3 लाख के ज़्यादा इनकम है लोगों को 30,000 रुपये, 3 लाख से कम है 100 लोगों के लिए 60,000 रुपये तोहफे के हिसाब से दे रही। और इसमें कोई शक और गुमान की ज़रूरत नहीं है। तोहफा कोई भी खूबी कर सकता है, जहाँ तक मेरे को मालूम है वहाँ तो तोहफा खूबी कर सकता है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ सब हाजियों के लिए, सबके लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ करिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मुख्तलिफ शोबों के रियासती सुदूर के नामों का ऐलान किया गया है। वाईएस जगन की मंजूरी से जारी करदा फहरिस्त में कर्नूल MLA हफीज खान को वाईएसआर कांग्रेस के अखिलती शोबे का सदर नामजद किया गया है। वहीं हाल ही में विजयवाड़ा सेंट्रल से नामजद MLC रोउल्ला को वाईएसआर स्टेट सेवा दल का सदर मुकर्रर किया गया है। दोनों लीडरों ने जगन की जानिब से पार्टी की अहम जिम्मेदारियां तफवीज करने पर वाईएस जगन का शुक्रिया अदा किया और जगन की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अखिलियतों को पार्टी से करीब तरीन करने का अज़्म जाहिर किया। साबिक MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। वो परसों बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की क़यादत में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि वो साबिक में TRS पार्टी से चेवल्ला के MP रहे हैं। बाद में उन्होंने KCR से इख्तिलाफ के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार थी और बहुत ही कम वोटों से चेवल्ला लोकसभा की निशिस्त हार गए थे। बाद में वो नई पार्टी कायम करने के बारे में भी गौर फिक्र कर रहे थे। हाल ही में विश्वेश्वर रेड्डी कांग्रेस से करीब होते नजर आए, लेकिन उन्होंने अब तजस्सुस को तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीजेपी कौमी आमिला के इजलास में शिरकत के लिए बीजेपी के अहम और सीनियर कायदीन तेलंगाना पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी कौमी आमिला के 30 अरकान हैदराबाद पहुंच रहे हैं और उन्हें मुख्तस करदा हलकों को रवाना हो रहे हैं। कल शाम तक कौमी आमिला के अरकान 119 हलकों में पहुंच जाएंगे, जहां वो बूथ सतह पर पार्टी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। बीजेपी के रियासती दफ्तर के करीब डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, बैनर्स और कटआउट्स की तनसीब पर GHMC ने 55,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। नामपल्ली में मौजूद श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन के करीब अब बहुत हो चुका साहब, अब साहब को रुखसत जैसी तहरीर के साथ डिजिटल बोर्ड आवेजा किया गया था, जिस पर एक नेटिजन ने GHMC में शिकायत की तो बल्दिया सेंट्रल इन्फोर्समेंट सेल के अहदेदारों ने 55,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है।
वहीं बीजेपी कौमी आमिला इजलास के मौके पर शहर में मोदी मुखालिफ भी होर्डिंग्स नस्ब किए गए हैं, जिस पर बहुत हो चुका मोदी जी और बाय बाय मोदी जी के नारे तहरीर किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के होर्डिंग्स लगाकर बीजेपी को नाकामियों को जाहिर किया जा रहा है। बल्दिया ने इसे गैर मजाज फ्लेक्सी करार देकर निकाल दिया है। बीजेपी एमएलए इटिला राजेंद्र के राजी तनाजे में अहम मोड़ आया है। मेदक जिले के मासाईपेट मंडल के अचमपेट, हकीमपेट देहातों में जमुना हैचरीज की अराजियात कब्जे की होने की हुकूमत ने निशानदही की है और बहुत जल्द इन अराजियात को मुतालिका किसानों में तकसीम किया जाने वाला है। जमुना हैचरीज के तहत 70.33 एकड़ अराजी मौजूद है और इसको मेदक जिले के कलेक्टर हरीश किसानों में तकसीम करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी अकामती कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले तलबा इंटरमीडिएट इम्तिहानात में न सिर्फ कामयाब हुए हैं बल्कि बेहतर निशानात हासिल किए हैं। रियासती वुज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौड़ ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि सरजुड़ी जुड़वा बहनें वीना वानी ने भी बेहतर निशानात हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि वो सीए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने श्री मेधा में दाखिला भी ले लिया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर मजाज तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 220 ग्राम सोने को कस्टम्स अहदेदारों ने जब्त कर लिया है। मेकअप किट्स और कुर्ते के बटन्स में छुपाकर सोने को मुंतकिल करने की निशानदही की गई है। दुबई से हैदराबाद आने वाले मुसाफिर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा है। गवर्नर ने महाराष्ट्र में अक्सरियत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत को अहकामात जारी किए हैं। वहीं शिवसेना बागी ग्रुप के सरबराह एकनाथ शिंदे एमएलएस के साथ गोवा पहुंच रहे हैं, जहां से वो कल रात असेंबली पहुंच जाएंगे। गवर्नर ने कल शाम 5 बजे तक अक्सरियत साबित करने की हुकूमत को मोहलत दे रखी है, जिसके पेश नजर महाराष्ट्र में कल असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। गवर्नर ने हाउस कॉल किया है, कल मुंबई पहुंचेंगे। फ्लोर टेस्ट जो भी प्रक्रिया हम लोग कल वहाँ पर हमारे सभी विधायक जो है उनके साथ मुंबई पहुंचे। सर आप लोग एब्सटेन नहीं करेंगे ना सर वोटिंग को? मुंबई जा रहे हैं, कल हम लोग मुंबई पहुंचेंगे। हाँ, और जो भी फ्लोर टेस्ट है, जो भी वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो निश्चित रूप से की जाएगी। इतना ही मैं सर फ्लोर टेस्ट में किसको सपोर्ट करेंगे सर? किसका चीफ मिनिस्टर? शिवसेना के विधायक हैं और शिवसेना के विधायक हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा। शिवसेना ने गवर्नर की जानिब से हुकूमत को अक्सरियत साबित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इस ज़िम्मन में शिवसेना पार्टी की जानिब से अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। आज शाम 5 बजे शिवसेना की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर की है। महाराष्ट्र के गवर्नर की जानिब से अक्सरियत साबित करने के अहकाम जारी करना कानून के खिलाफ कार्रवाई है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने ये बात कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि शिवसेना के 16 एमएलएस की नाअहलियत का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी और राजभवन मिलकर दस्तूर और असेंबली का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गवर्नर की उजलतबाजी को मानई खेज करार दिया। 16 एमएलए जो हमारे हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।